everyone, good morning. I welcome all of you from my what I'm heard in Learn and Grow classes. फ्रेंड्स, हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। लगभग प्रेडिकेट में 30 एक्सरसाइज थी, उसको हम सॉल्व करने के बाद अब जो नेक्स्ट नंबर पे आता है वो एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं ईयर वाइज ईयर। तो या 2004 के जो एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न थे वो दिए गए हैं, जिसको हमें रीअरेंज करने हैं। और ये गारंटी है कि आपको अगर ये क्वेश्चन जो वार्षिक पूछे गए हैं, ईयरली पेपर हुए हैं, उसमें जो पूछे गए हैं, आप देखेंगे कि लगभग 2 साल बाद 3 साल बाद क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर आप इसको सही से ढंग से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं तो ये गारंटी है कि जो आने वाला एग्जाम है उसमें इन जो एग्जामिनेशन बेस्ड पेपर है उसमें से आपको 100% प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमें क्या यहाँ पे करने हैं। लिखा है फ्रेम करेक्ट सेंटेंस। फ्रेम का मतलब जो भी है मित्रों, हमें इसे जो अभी इसके पहले एक्सरसाइज नंबर 30 में किया, 20 से लेकर के 22 से लेकर के 30 तक किया है, सेम वही चीज करने हैं। हमें रखने किस पे होंगे कि सब्जेक्ट पे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड्स, या फिर जो रिक्वायर होगी हमें इसी स्ट्रक्चर पे, जो स्ट्रक्चर होते हैं आपके WS टाइप वाले हों या फिर एस या नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हों या फिर अफर्मेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, सबसे मिक्स बेस यहाँ पे क्वेश्चन है। उन सबको आपको जो स्ट्रक्चर वहां पे देखे थे उसी स्ट्रक्चर पे अगर उस तरह का आपको देखने के वर्ड देखने के बाद आपको समझ में आते हैं कि अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसे अफर्मेटिव पे, नेगेटिव है तो नेगेटिव पे, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव पे, इंपरेटिव है तो इंपरेटिव पे, एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी पे, ऑप्टेटिव है तो ऑप्टेटिव का जो स्ट्रक्चर रहा है उसी पे हमें इसको फ्रेम करने हैं, तभी ये करेक्ट सेंटेंस बन पाएंगे। बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, और कैसे करने हैं, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें हमें रीऑर्डर करते हुए करने हैं इन द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं उसको, जो नीचे दिए गए अनसीक्वेंस फॉर्म में वर्ड्स हैं उन्हें जब हम फ्रेम करेंगे कि स्ट्रक्चर पे उस पैटर्न पे रखेंगे तो एक मीनिंगफुल सेंस देने वाला सेंटेंस बन जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लाइफ लिख रहा है, लाइफ मतलब होता है जीवन, और बेड मतलब होता है बिस्तर, और रोजेज मतलब होता है गुलाब, वह है ये ऐसे गुलाब, ऑफ इच ऑफ। तो जो ये सेंटेंस बनेगा मित्रों वो बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में लाइफ, और फिर वर्ब है यहाँ पे इज, लाइफ इज, और फिर नॉट निगेशन, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जो पहला है जो जीवन है वो गुलाबों की शैया नहीं है, सेज नहीं है, कुछ इस तरह का सेंस देने वाला ये सेंटेंस है जो एग्जामिनेशन 2004 में पूछा गया था। उसको हमने एक स्ट्रक्चर पे रख करके इसे सॉल्व किया। अब अगला प्रश्न है, जो क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर का है, और सेकंड नंबर में लिखा जा रहा है कि बी एल्डर्स रेस्पेक्टफुल, बी टू इज शुड। बी मतलब होता है हम
लोगों को यहाँ पे लोग होगा, एल्डर्स मतलब बड़े, रेस्पेक्टफुल मतलब आदर करना, और शुड मतलब चाहिए। तो यहाँ जो हम जब इसको फ्रेमिंग करेंगे तो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में मित्रों यहाँ लिखा हुआ है वी, हम लिखेंगे वी, और उसके बाद क्रिया के रूप में शुड, तो वी शुड, और फिर वी शुड बी, जानते हैं हम शुड बी एक साथ आता है, वी शुड बी रेस्पेक्टफुल, और फिर बच गया क्या, टू एल्डर्स, वी शुड बी रेस्पेक्टफुल टू एल्डर्स, हम लोगों को चाहिए क्या, रेस्पेक्टफुल आदर करना टू एल्डर्स, अब बड़ों का, जो बड़े हैं हमसे, लोग जो बड़े हैं उनका हमें आदर करना चाहिए। अब जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ही मार्केट, लिखा है ही मार्केट टू बाय टू न्यू शूज वेंट वेंट मतलब जाना, ये जो है गो का सेकेंड फॉर्म है, इस गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, बाय मतलब होता है खरीदना, न्यू मतलब नया, शूज मतलब जूता, और मार्केट मतलब मार्केट, और ही का मतलब वह होता है। अब इसे हम जितने वर्ड हैं अनसीक्वेंस फॉर्म में, इसे स्ट्रक्चर पे रखेंगे, और वो जो है उसे हम स्ट्रक्चर पे रखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे ही लिखा हुआ है, हम लिखेंगे ही, और फिर इसके बाद क्रिया चाहिए, तो यहाँ वेंट, ही वेंट, वह गया कहाँ, टू द मार्केट, टू द मार्केट, टू द, ही वेंट टू द मार्केट, मार्केट गया क्या करने, टू बाई, टू बाई न्यू शूज, टू बाई न्यू शूज, ही वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट गया, टू बाई न्यू शूज, नया जूता खरीदने के लिए वह मार्केट गया। अब ये तो रहा थर्ड नंबर का। अब जो अगला नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 4 है द टीचर हिज बिहेवियर, बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार, एट मतलब होता है पर, और गॉट जो है गेट का सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है वैसे तो प्राप्त करना, पाना होता है गेट मतलब, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुई है। और एंग्री मतलब होता है क्रोधित। तो इसे जब हम एक फ्रेमिंग करते हुए के स्ट्रक्चर पे रखेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे द टीचर, और फिर गॉट, द टीचर गॉट एंग्री at his behavior, the teacher got angry at his behavior, शिक्षक क्रोधित हो गए at his behavior, उसके व्यवहार पर, शिक्षक जो है उसके व्यवहार पर नाराज हुए, या फिर हम कह सकते हैं क्रोधित हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो है समर इन लॉन्गर आर डेज द, लॉन्गर मतलब होता है लंबा, समर मतलब होता है गर्मी, और डे मतलब होता है दिन। तो होगा, हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में डेज,
डेज और लॉन्ग, ये क्यों प्लूरल है तो यहाँ आर, डेज और लॉन्ग इन द समर, इन द समर, द डेज आर लॉन्ग इन द समर, दिन लंबे होते, सॉरी यहाँ लिखा है नहीं, डेज और लॉन्ग, लॉन्गर, डेज और लॉन्गर, डेज आर लॉन्गर इन द समर, दिन लंबे होते हैं, लॉन्गर मतलब होता है लंबा या लंबे, इन द समर गर्मी के दिनों में, गर्मी के मौसम में दिन लंबे होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है जो वो लिखा है, गोल्ड इज नॉट दैट आज ग्लिटर्स, ग्लिटर मतलब चमकना, चमकना या यहाँ पे चमकदार होगा, गोल्ड मतलब सोना, आज मतलब सभी, तो ये एक प्रॉवर्ब्स भी है जो शेक्सपियर है, बहुत फेमस राइटर है, उनका एक प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसी में ये लाइन है, आज लिखेंगे हम इसको बनाएंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली, जो चमकनी है, जो ऑल दैट ग्लिटर्स सभी चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। उसी तरह का सेंस ये दे रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 7, कह रहा है कि एंड आवर, आवर मतलब होता है घंटा, विदिन मतलब के बीच में, बीच में, के बीच, सॉरी के अंदर, के अंदर, रिटर्न मतलब वापस, मस्ट मतलब अवश्य ही, तो यहाँ पे होगा यू मस्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे यू मस्ट, फिर इसके बाद ये जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यू मस्ट रिटर्न, यू मस्ट रिटर्न विदिन एन आवर, विदिन एन आवर, तुम्हें अवश्य ही वापस होना चाहिए, विदिन एन आवर, एक घंटे के अंदर, तुम्हें एक घंटे के अंदर अवश्य ही वापस हो जाना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 8, लिखा है पेशेंटली, पेशेंटली मतलब धैर्य पूर्वक, धैर्य पूर्वक, बोर मतलब ऊब जाना या बोर होना, डिफिकल्टीज मतलब होती हैं समस्याएं, हिज और ही, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ ही दिया गया है और हम ही सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फिर पेशेंटली, he patiently bore, he patiently bore his difficulties, तो ये जो प्रश्न है he patiently bore his difficulty, एक तो ये इस तरह से बनेगा, दूसरा मित्रों एक तरह से और भी बन सकता है, उसे देखते हैं, वो बनेगा he bore his difficulty और फिर पेशेंटली, तो ये प्रश्न जो है चाहे आप ये बना लीजिए
या फिर ये दोनों ही सही हैं, अथवा ये he patiently bore his difficulties या he bore his difficulty patiently, और ये दोनों ही क्वेश्चन सही है। आप दोनों तरह से इसे बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, he had to is please मतलब खुश करना, हार्ड मतलब बहुत, हार्ड का कल सॉरी मैंने जो 30 नंबर एक्सरसाइज थी वहां पे हार्ड वर्क, वैसे तो हार्ड मतलब कठोर होता है, लेकिन जो वहाँ एक प्रश्न था शायद 10 नंबर का क्वेश्चन था या फिर कौन सा था, उसमें जो है हार्ड वर्क आया था, तो मैंने वहां पे लिख दिया था कठोर, बट ये वहां पे होगा कठिन, कठिन परिश्रम हार्ड वर्क का। तो यहाँ पे ही हार्ड टू प्लीज, यहाँ भी होगा कठिनाई से। तो ये जो सेंटेंस बनेगा वो मित्रों पहले सब्जेक्ट के रूप में हम रखेंगे ही इज hard to please, वह बहुत मुश्किल से खुश होता है, उसको खुश करना बहुत कठिन है। यह कुछ इस तरह का सेंस दे रहा है जब हमने इसको फ्रेमिंग करते हुए लिखा। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 10वां है। एक चीज का विशेष आपको ध्यान देना है, इसे आप बहुत ध्यान से देखिए और इसको क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न अवश्य ही एग्जाम में आने हैं। अगला प्रश्न है, this room hour is drawing, this room hour is drawing। तो इसको जब हम फ्रेमिंग करते हुए लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे आवर ड्राइंग रूम, आवर ड्राइंग रूम इज दिस, इज दिस, हमारा ड्राइंग रूम यह है, हमारा इसका सेंस जो आएगा हमारा ड्राइंग रूम यह है। तो इस तरह से हमने 10वां नंबर भी सॉल्व किया। अब नेक्स्ट नंबर का है वो है 11 नंबर का प्रश्न है, लिखा है डू गेट डाउन अ बस रनिंग नॉट। गेट डाउन मतलब नीचे उतरना, नीचे उतरना, और बस मतलब होता है बस, रनिंग मतलब चलती हुई। तो यहाँ पे ये ऑपरेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट बनेगा सबसे पहले, डू नॉट गेट डाउन, डू नॉट गेट डाउन, डू नॉट गेट डाउन और रनिंग बस, और रनिंग बस, डू नॉट गेट डाउन और रनिंग बस। हमें हम जानते हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है मित्रों, उसमें क्या होता है कि यू जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा होता है। तो यहाँ पे लिखा डू नॉट गेट, किसी को मना किया जा रहा है, मत के सेंस में आता है। डू नॉट गेट डाउन और रनिंग बस, चलती हुई बस से मत उतरिए, कुछ इस तरह का सेंस इसका है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 12, 12वां प्रश्न है, वो है डू नो, लिखा है डू नो, नो मतलब होता है जानना, मी मतलब मुझे, यू मतलब तुम या आप, और नॉट मतलब नहीं। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लिखेंगे डू नॉट
सॉरी लिखेंगे डू सबसे पहले, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आता है तो लिखेंगे डू यू, और यू नॉट, और तब लिखेंगे नो, डू यू नॉट नो मी, डू यू नॉट नो मी, और उसके बाद लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ है उसे हम लगा देंगे डू यू नॉट नो मी, डू यू नॉट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। तो इस तरह का प्रश्न था, और ये हमने इसको फ्रेमिंग करते हुए एक स्ट्रक्चर पे रखते हुए मीनिंगफुल सेंस देने वाला सेंटेंस में बना दिया। अब प्रश्न नंबर है 13, और देखते नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हाउस आ हैव फर्निश्ड टू बी। फर्निश्ड मतलब होता है सुसज्जित करना, सुसज्जित करना, और हाउस का मतलब होता है घर। ये जो सेंटेंस, ये सेंटेंस दो तरह से बनेगा, एक बनेगा मित्रों आई हैव फर्निश्ड, आई हैव फर्निश्ड जानते हैं हम, आपके बाद जो हैव हैज हैड होता है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो थर्ड फॉर्म के रूप में हमने फर्निश्ड रखा। आई हैव फर्निश्ड टू बी अ हाउस, टू बी अ हाउस, एक तो ये बनेगा, दूसरा बनेगा आई हैव टू बी फर्निश्ड अ हाउस। पहला जो है मित्रों, ये पहले का जो सेंस आएगा वो सेंस आएगा कि आई हैव फर्निश्ड टू बी अ हाउस, मुझे घर बनाने की तैयारी करनी है, और ये जो दूसरा है आई हैव टू बी फर्निश्ड अ हाउस, उसका सेंस होगा मुझे घर बनाने के लिए तैयारी करनी पड़ी। तो कुछ इस तरह का सेंस जो क्वेश्चन नंबर 13 था, इसको जब हमने एक स्ट्रक्चर पे रखा फ्रेमिंग करते हुए, तो इस तरह से तो ये दो तरह से सॉल्व होता है। अब ये दोनों ही सेंटेंस सही है। अब नेक्स्ट टर्म में है वो 14 नंबर का प्रश्न क्वेश्चन नंबर है, लिखा है हिज वाज हैबिट, हिज वाज हैबिट, हैबिट मतलब होता है आदत, आदत, नाइट मतलब रात्रि होती है, और टू रीड, रीड मतलब पढ़ना, टिल मतलब तक होता है, और लेट। तो ये सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा टू रीड टिल लेट, टू रीड टिल लेट in the night, in the night was his habit, was his habit। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 14 था उसको जब हमने बनाया तो बना के टू रीड टिल लेट इन द नाइट, रात में देर तक पढ़ना, was his habit, उसकी आदत थी। अब जो अगला नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो लिखा है व्हाट हेट, व्हाट hate I lies telling is। तो ये जो क्वेश्चन है वो बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में व्हाट आई हेट इज टेलिंग लाइज। और इस तरह से क्वेश्चन जो है जो अनसिक्वेंस फॉर्म में वर्ड्स दिए गए हैं, जब हमने इसको रखा तो व्हाट आई हेट ये वर्ब से पहले एक क्लास के रूप में आ रही है, और फिर टेलिंग लाइज, जो व्हाट आई हेट जो 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 कुछ भी है मैं जो घृणा करता हूँ, इस टेलिंग लाइज वो झूठ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर है 16, और उसमें कह रहा है कि इज नॉट इट डार्क ग्रोइंग, और क्वेश्चन मार्क लगा है
तो इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम इसको ही रखेंगे। जानते हैं इज इट ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग, इज इट नॉट, यहां पे होगा नॉट, इज इट नॉट ग्रोइंग डार्क, इज इट नॉट ग्रोइंग डार्क, क्या अंधकार नहीं बढ़ रहा है, क्या अंधकार नहीं बढ़ रहा है। कुछ इस तरह से जो है 16 नंबर का जो क्वेश्चन था, जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, उसको जब हमने सॉल्व किया तो वो इस तरह से बनता है। एज फिर से लिख देते हैं, एज इट नॉट ग्रोइंग डार्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जो है अगले क्रम में आगे बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर आता है 17 है सी हर डज रेगुलरली होमवर्क, होमवर्क मतलब होता है गृह कार्य, गृह कार्य रेगुलरली मतलब होता है नियमित। और तो ये जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे शी, और फिर यहाँ पे लिखा हेल्पिंग वर्ब सी डज, सी डज, और फिर उसके बाद लिखा है सी डज रेगुलरली हर होमवर्क, डज रेगुलरली हर होमवर्क। तो इस तरह से जो अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए उन्हें जब हमने एक पैटर्न स्ट्रक्चर पे रखा तो वो मीनिंगफुल सेंस देने वाला बना, सी डज रेगुलरली हर होमवर्क। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18। 18 नंबर का क्वेश्चन है, वो है दिस टेम्पल बाय हिज वाज बिल्ट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब होता है दादा, या बिल्ड मतलब होता है बनाना, बाय मतलब के द्वारा। तो जो ये बनेगा जब हम इसको फ्रेम करेंगे, फ्रेमिंग करते हुए स्ट्रक्चर पे रखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट है दिस टेम्पल, दिस टेम्पल, और फिर क्रिया के रूप में वाज, दिस टेम्पल वाज बिल्ट, दिस टेम्पल वाज बिल्ट बाय हिज ग्रैंडफादर, बाय हिज ग्रैंडफादर। दिस टेम्पल वाज बिल्ट बाय हिज ग्रैंडफादर। ये मंदिर जो है, टेम्पल मतलब होता है मंदिर, इस मंदिर को उसके दादाजी के द्वारा बनाया गया था। ग्रैंड एक मिस्टेक और हुई थी, 30 नंबर जो एक्सरसाइज थी मित्रों 30, उसमें भी ग्रैंड आया था। हालांकि ग्रैंड का मतलब शानदार होता है, बट वहाँ पे ग्रैंड मदर या फादर था कुछ, तो वहाँ पे जहाँ पे फादर या मदर आएगा तो इसका मतलब होगा बूढ़ा दादा या बूढ़ी माता या दादी अम्मा, जो भी रहे वहाँ पे मदर या फादर उसके अनुसार होता है। तो वहाँ पे आप सब देख लीजिएगा एक बार। बाय मिस्टेक मुझसे ग्रैंड मतलब वहाँ शानदार निकल गया था कि जो मीनिंग होगी इसकी वो शानदार होगी। प्रश्न क्वेश्चन है मित्रों 19 नंबर का, और वो है यू द मॉर्निंग शुड अर्ली इन गेट अप। गेट अप मतलब होता है उठना, गेट अप मतलब उठना होता है, अर्ली मतलब जल्दी, और मॉर्निंग मतलब होता है सुबह। तो इस तरह से जब हम इसको फ्रेम करते हुए सेंटेंस पे रखेंगे, स्ट्रक्चर पे रखेंगे, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। वो सब्जेक्ट है यू,
तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू, और फिर हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो फिर मेन वर्ब रखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा गया है शुड, यू शुड, यू शुड गेट अप। हम जानते हैं जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वो है यहाँ पे गेट अप, गेट अप। यू शुड गेट अप अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको चाहिए सुबह में जल्दी उठ जाना चाहिए। जो हम जब इसको अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स को हमने जब एक पैटर्न पे, एक स्ट्रक्चर पे रखा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स के सीक्वेंस में रखा, तो वो एक मीनिंगफुल सेंस देने वाला सेंटेंस बना, और सेंटेंस बना यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह से 19 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हमने सॉल्व किया। अब अगले क्रम में है जो वो 20 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है द टीचर, the absent found monitor, found माने पाना या पाया, absent माने अनुपस्थित, अनुपस्थित, टीचर मतलब शिक्षक। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट के रूप में हम रखेंगे द टीचर, द टीचर के बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कोई दी गई है तो हेल्पिंग वर्ब, अदरवाइज हम मेन वर्ब रखेंगे। तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है और मेन वर्ब दी गई है, और वो भी जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म है, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड है। द टीचर फाउंड, the teacher found the monitor absent, the teacher found the monitor absent, शिक्षक ने पाया कि मॉनिटर अनुपस्थित है। इस तरह से हमने जो 20 नंबर का था क्वेश्चन अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स को हमने जब एक पैटर्न पे रखा, एक स्ट्रक्चर पे रखा, तो वो सेंटेंस बनता है द टीचर फाउंड द मॉनिटर एब्सेंट, शिक्षक ने मॉनिटर को अनुपस्थिति पाया। अब अगला प्रश्न है और वो प्रश्न है 20 नंबर का, लिखा हुआ है स्मोकिंग मतलब होता है धूम्रपान, धूम्रपान करना, और हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, हार्मफुल मतलब हानिकारक, और एक मतलब होता है फॉर मतलब के लिए होता है, फॉर मतलब होता है के लिए। तो यहाँ पे जो स्मोकिंग है यही सब्जेक्ट के रूप में आएगा, बट ये है क्या, ये है जिरन। जिरन कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से हम जिरन बनाते हैं, और ये जिरन जो होता है वो नाउन का काम करता है। यहाँ पे हम सबसे सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे स्मोकिंग, क्या रखेंगे स्मोकिंग, और फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी दी गई हो, यहाँ पे दिया गया है इज, तो स्मोकिंग इज हार्मफुल, हार्मफुल फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। जो 21 नंबर का क्वेश्चन था वो अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स को हमने एक स्ट्रक्चर पे रखा, और वो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब हेल्प और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स के सीक्वेंस में रखने के बाद सेंटेंस बनता है स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, और ये मीनिंगफुल सेंस देने वाला सेंटेंस में ये अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स तब्दील हो जाते हैं।
अब इस क्रम में हम अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो वो 22 नंबर का क्वेश्चन है और लिखा है कि वी शुड हैबिट गुड फॉर्म। फॉर्म मतलब होता है, वैसे तो रूप होता है, यहाँ FORM और एक होता है FROM, इसका मतलब होता है शेप और इसका मतलब होता है रूप या प्रतिरूप। और गुड मतलब होता है अच्छा, अच्छा या अच्छी, अच्छे कुछ भी कह सकते हैं। हैबिट मतलब होती है आदत, आदत, और भी मतलब हम लोग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हमें वी दिख रहा है और हम वी को सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, उसके बाद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड। वी शुड फॉर्म गुड हैबिट। वी शुड फॉर्म गुड हैबिट, हमें अच्छी आदतें बनानी चाहिए या हमें अच्छी आदतें रखनी चाहिए। उससे जो ये 22 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें जो अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स थे उसको हम पैटर्न पे रखे तो सेंटेंस बनता है वी शुड फॉर्म गुड हैबिट, हमें अच्छी आदत रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है वो 23 नंबर का है, लिखा है हिज सन ऑफिसर है, इज एन आर्मी द। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हम सबसे पहले रखेंगे हिज सन और हमने रखा हिज सन इज एन ऑफिसर his son is an officer in the army his son is an officer in the army, उसका पुत्र ऑफिसर है, एक अफसर है, इन द, अफसर या अधिकारी है, इन द आर्मी, कहा आर्मी में है। तो ये अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स को एक पैटर्न पर रखने, एक स्ट्रक्चर पे रखने पर हमें एक मीनिंगफुल सेंस देने वाला सेंटेंस बनता है। वो सेंटेंस बनता है हिज सन इज एन ऑफिसर इन द आर्मी। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 24 नंबर का और लिखा है कीप 24 नंबर का है, कीप हैबिट अवे योरसेल्फ बैड फ्रॉम। देखिए ये एक यहाँ पे फॉर्म अभी आया था इसके पहले और ये फॉर्म दोनों में, यह इसका मतलब से उसका मतलब रूप होता है। तो यहाँ कीप अवे मतलब दूर रखना, दूर रहना या रखना। योरसेल्फ मतलब स्वयं को या खुद को। बैड मतलब बुरी आदत और हैबिट्स मतलब होती है आदत। और फ्रॉम मतलब होता है से। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन बनेगा हम इसको रखेंगे एक पैटर्न पे, एक स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमने देखा था कि जब सेंटेंस हमने पढ़ा था तो उसमें 4-5 तरह के सेंटेंस होते हैं, 5 तरह के, और उसमें से ये एम्परेटिव सेंटेंस है कीप अवे। तो एम्परेटिव सेंटेंस में हमने देखा था कि वो कैसे शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, और कीप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कीप अवे। सबसे पहले हम रखेंगे कीप अवे योरसेल्फ, कीप अवे yourself from bad habit। कीप अवे दूर रखिए स्वयं को फ्रॉम बैड हैबिट, बुरी आदतों से। अपने आप को आप बुरी आदतों से दूर रखें। इस तरह का जो ये 24 नंबर का सीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स को हम एक स्ट्रक्चर पे रखें और वो स्ट्रक्चर पे जब रखने के बाद हमें एक मीनिंगफुल सेंस देने वाला सेंटेंस मिलता है कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम बैड हैबिट। इस तरह से हमने 24 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व किया। अब अगला
नंबर है 25 नंबर का, और 25 नंबर में लिखा है टेल नेवर अ लाई, लिखा है टेल नेवर अ लाई। टेल मतलब बताना या बोलना, लाई मतलब झूठ, और नेवर मतलब कभी नहीं। तो ये जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा नेवर टेल लाई। आपने इंपरेटिव सेंटेंस में इसे पढ़ा था, कभी नहीं या मत के सेंस में हमने देखा था, वहां पे इंपरेटिव सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर था, तो उसी स्ट्रक्चर पे बना है नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलिए। अब अगला नंबर है, वो क्वेश्चन नंबर है 26, और 26 नंबर पे लिखा है वेस्ट मतलब बर्बाद करना, और मनी मतलब रुपया या धन, और डू नॉट यहाँ मत के सेंस में आएगा, मना करने के सेंस में आएगा। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, और हम इसको सबसे पहले लिखेंगे डू नॉट। चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ सेपरेट करके दिया गया तो यही लिखना सही होगा। अगर ऐसे ना दिया होता तो एक तरह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डोंट, इस तरह से, बट यही लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेपरेट करके दोनों दिया गया है। डू नॉट वेस्ट मनी, डू नॉट वेस्ट मनी, डू नॉट वेस्ट मनी, धन बर्बाद मत करिए या रुपया बर्बाद मत करिए। ये जो 25 नंबर का क्वेश्चन था उसको हमने इस पैटर्न पे एक स्ट्रक्चर पे रखा, तो वो एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, वो है मून, सॉरी वेस्ट मतलब अच्छा 26 हो गया है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है मून द इन सेट्स मतलब छुपना होता है या अस्त होना, छुपना या अस्त होना, और वेस्ट मतलब पश्चिम। तो हम लिखेंगे द मून सब्जेक्ट के रूप में, द मून, फिर क्रिया के रूप में सेट्स, क्योंकि ये क्या है, मून क्या है, सिंगुलर है, और हम जानते हैं जब कर्ता सिंगुलर होता है तो क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो द मून सेट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। अब अगला नंबर है, और जो 2004 का पेपर है उसका लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, वो है अंडरस्टैंड मतलब समझना, डिफिकल्टी मतलब समस्या या कठिनाई, योर मतलब आपकी, आई मतलब मैं। तो जो इसे हम जब पैटर्न पे एक स्ट्रक्चर पे रखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, हम लिखा है सब्जेक्ट के रूप में आई और आई। अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टी। आई अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टी, मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूं, समझता हूं। तो ये जो 2004 में पूछे गए एग्जामिनेशन बेस्ड प्रश्न थे, अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए वर्ड्स थे, हमने उसको एक एक करके एक स्ट्रक्चर पे रखते हुए मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील किया। उम्मीद है आपको प्रत्येक क्वेश्चन
जितने हमने सॉल्व किए हैं मिलके वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हाँ, और इतना ध्यान जरूर रखें इस क्वेश्चन को जो अभी से अब 2004 से जो शुरू हुए हैं, अभी लगभग 10-12 सेट जो पेपर का है उसे हम सॉल्व करवाएंगे, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं क्योंकि बार बार ये रिपीट होते हैं। अगर हम जितने पेपर सॉल्व कर रहे हैं उन्हें देख लेते हैं तो इसमें से हमें जरूर से जरूर 1-2 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं सेंटेंस बेस वो आपको मिलेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, उस क्वेश्चन को टाइप करें। नहीं, आपको जो नहीं समझ में आए हैं उसे समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।